वेलकम बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट इन माय न्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, लाइक एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, लॉन्ग, शॉर्ट, एवरी टाइम विच विल हेल्प यू इन योर बोर्ड एग्जाम। सो आज का जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके, सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई 2023 का है। इसमें बोला गया है कि अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ एफ है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेजेस। तो कॉनकेव मिरर के अंदर तुम्हें पता है कि अगर दिस इज अ कॉनकेव मिरर, तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज भी यहाँ तक ही मिलेगी टिल ऑब्जेक्ट को फोकस तक लाएं। फोकस और पोल के बाद इमेज ऑन द अदर साइड बनती है जो वर्चुअल होती है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देयर विल बी वन कंडीशन जहाँ पर दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाते हैं, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे इमेज भी वहीं बनेगी, तो जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो बिल्कुल जीरो होगा क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर है। तो द मिनिमम डिस्टेंस पूछा है, इस वजह से क्या आ जाएगा आंसर जीरो। In the second question, you have the direction of rays of light incident on a concave mirror is shown by PQ. ये वाली लाइन आपको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि in which the ray would travel after reflection is shown by 4 rays. Which of the 4 rays correctly show the direction of reflected ray? ठीक है, 4 रेज आपको गिवन है, 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 3, 4 आपकी सारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं और PQ जो है वो इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे आ रही है फोकस से। तो ये प्रिंसिपल है कि अगर कोई रे फोकस से आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 वाली भी है और 4 वाली भी है। 4 वाली ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर है, लेकिन वो ऑन द अदर साइड तब होती है जब वो F और P के बीच के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हो। तो अगर F यहाँ से आ रहा है तो इमेज जो रे जाएगी वो ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर जाएगी। सो जो सेकंड वाला है दैट डिपिक्ट्स द बेस्ट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोपोगेटिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसके अंदर एक सिंगल लाइट है, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट है, is incident on a surface of water पे। which of the following will be same for the reflected and refracted ray? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी है जो सेम रहती है। ये 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है कि इन द सेम मीडियम जाता है तो वेलोसिटी और उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। बट जब रिफ्रैक्टेड होती है तब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो वहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी तो वैसी सेम थी और रिफ्रैक्शन में भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, याद रखना। नेक्स्ट इज शॉर्ट पल्स ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू अ ग्लास स्लैब एट नॉर्मल इंसिडेंस पर। नॉर्मली इंसिडेंट हुई है। आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू द स्लैब द फर्स्ट कलर टू इमर्जेस। देखो ये ग्लास स्लैब में गई है, ग्लास स्लैब एक डिफरेंट मीडियम है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा विच इज़ हायर देन एयर, ठीक है। ग्लास इज मोर डेंस। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होती जाएगी, ठीक है, और वेवलेंथ भी कम होती जाएगी। तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें पूछा है कि विच कलर इमर्जेस आउट फर्स्ट। तो रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो रेड जो कलर की लाइट होगी वो सबसे पहले बाहर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ turpentine is higher than that of water while its mass density is lower. Okay, figure shows a layer of turpentine floating over water in a container. For which one of the 4 rays incident on turpentine in the figure the path shown is correct? ठीक है, 4 आपको गिवन है, एयर से टर्पेंटाइन देन वाटर में आई है और तुम्हारा कौन सा पूछा गया है, और विच वन ऑफ द 4 रेज पाथ करेक्टली शो है। अब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इट इज़ हायर देन वाटर, इट इज़ मोर डेंसर देन वाटर। तो डेंसर से रेयरर में जब जाते हैं तो वो होता है अवे तुम्हारा
डेंसर से वो जा रहा है टू रेयरर मीडियम में। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल देखें तो सिर्फ सेकंड वाला है जिसमें ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, एक में टूवर्ड्स है, एक में उसके साथ ही सीधा ही निकल रहा है, थर्ड वाले में सीधा ही जा रहा है, सेकंड में उस नॉर्मल की तरफ आ रहा है, सेकंड में अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है। तो जो अवे फ्रॉम नॉर्मल है दैट इज द best option, that is the second one. The B option is the correct one. Next is a beam of light travels from air into a medium. Its speed and wavelength in a medium is this. The wavelength of light in air is, जो velocity होती है that is inverse directly proportional to wavelength. ठीक है, तो जो velocity in medium में होगा some constant मान लेते हैं, वही उसका wavelength medium में upon velocity in air with some constant k. एंड यहाँ पे जो k है वो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। जो रिलेशन होता है दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सो वेलोसिटी मीडियम में इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा मीडियम में अपॉन वेलोसिटी एयर में फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा एयर में। तो फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, कैंसिल हो गया। एंड देन यू कैन पुट द वैल्यूज हेयर। मीडियम के अंदर आपको गिवन है वेलोसिटी 1.5 इंटू 10 की पावर 8। वेलोसिटी एयर में होती है, मतलब अपन वैक्यूम ही मान लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 वाला। लैम्डा गिवन है 230 और इसका लैम्डा हमें निकालना है। ये कैंसिल हुआ एंड देन 0.0 15 1 2 2 पर जाएगा। सो लैम्डा विल कम्स आउट टू बी 460 नैनोमीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2023 का है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट आगे बढ़ रही है उसका प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये होता है कि अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस है क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसमें तुम्हारा जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है, और जैसे ही उससे एंगल हमने इंसिडेंस एंगल हमने क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो तुम्हारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, दैट इज वो वापसली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो है वो तुम्हारे पास 3 लेयर्स होती है और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि जब लाइट अंदर जा रही है तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए, बाहर ना जाए, उसका क्रिटिकल एंगल कम हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट है, यू आर गिवन 4 सोर्सेज ऑफ लाइट, ईच वन प्रोवाइडिंग अ लाइट ऑफ अ सिंगल कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। सपोज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ बीम ऑफ येलो लाइट corresponding to a particular angle of incidence at the interface of two medium is 90 degree. Which of the following statement is correct? If the source of yellow light is replaced with that of other lights without changing the angle of incidence. Okay, येलो लाइट के ऊपर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर उसका जो रिफ्रेक्टेड एंगल है दैट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। अब हमें पूछा है कि अगर येलो के अलावा कोई दूसरी लाइट ले फ्रॉम रेड, ब्लू एंड ग्रीन में से, कीपिंग द इंसिडेंट एंगल सेम विदाउट चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगा। अब इसके अंदर अगर हम विबग्योर को देखें, विबग्योर, तो रेड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे कम होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वॉलेट का ज़्यादा होता है। एंड योर साइन ऑफ एंगल IC, क्रिटिकल एंगल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ ज़्यादा उसका IC हुआ कम, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो इसमें ब्लू जो है, ब्लू कलर, उसके आगे ग्रीन है, उसके आगे येलो है, उसके आगे रेड है, तो ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सबसे ज़्यादा, तो उसका क्रिटिकल एंगल होगा सबसे कम। अगर क्रिटिकल एंगल सबसे कम है तो उसका चांसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बढ़ सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो होगा कि रेड लाइट वुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, येलो तुम्हें 90 डिग्री दे रहा है, उससे बड़ा वाला, तो उससे बड़े में ग्रीन और ब्लू का वेवलेंथ है, तो वहाँ चांसेस हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। द बीम ऑफ रेड लाइट वुड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल वाइल इट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेकेंड मीडियम। नेक्स्ट है द बीम ऑफ ब्लू लाइट वुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर श्योर जाएगा, क्योंकि जब येलो
पे तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री था, तो उससे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर तो वो अंदर ही जाएगा, वापस लिए इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो सी एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, बट एक बार डी भी चेक करते हैं। द बीम ऑफ ग्रीन लाइट वुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एज इट गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू द सेकंड मीडियम। नहीं, ग्रीन भी इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, बट वो ऑप्शन में है नहीं, तो हम सी वाले पे चलेंगे कि द बीम ऑफ ब्लू लाइट वुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट द 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड उसके प्रिंसिपल्स एंड उसका खुद का प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, क्रिटिकल एंगल एंड एवरीथिंग। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ अ पॉइंट, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सिंपल रिफ्रैक्शन है, क्योंकि जब लाइट रिफ्रैक्टेड होती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ऐसा लगता है कि जो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा ऊपर है, कि जो लाइट आ रही है वो थोड़ा ऊपर से आ रही है, बिकॉज वो बेंड हो गया है, इसलिए वो हमें एलिवेटेड दिखता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हमने एक बकेट में रखा हुआ है विच इज़ फुल ऑफ वाटर, या पॉन्ड में कोई चीज़ है, तो वो चीज़ लगती है कि वो एलिवेटेड है, बट दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स सिंपल रिफ्रैक्शन। मिराज जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर होता है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड भी जो चमकता है वो इसलिए चमकता है कि उसकी कटिंग इस तरीके से की जाती है कि उसका क्रिटिकल एंगल छोटा हो जाए, कि जैसे ही लाइट अंदर जाए तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती जाए और उससे वो उसको चमक देता है। सो बी इज द करेक्ट वन। दिस इज बी जो है अपेरेंट एंड रियल डेप्थ, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। Okay, next 10th question is an object approaches a convergent lens from the left of the lens with a uniform speed of 5 meter per second and stop at the focus पे. The image moves away from the lens with a uniform speed, moves away from the lens with a non-uniform speed, moves away from the lens with a पहले यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। देखो इसके लिए ना सिंपली तुम लेंस फॉर्मूला लगा सकते हो और इसका डिफ्रेंसिएशन करके तुम वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। 1/f 0 हो जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ विल रिमेन सेम, एंड यहाँ पे ये 1/u² du/dt माइनस 1/v² dv/dt। तो यहाँ पे जो du/dt है ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, dv/dt है वेलोसिटी इमेज की। तुम देख सकते हो डिपेंड्स ऑन u² v², तो कांस्टेंट आएगी नहीं। दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे फिर भी उसका टर्म रहेगा, तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। तो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड सिंस द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द लेंस तो इमेज जो होगी वो उससे अवे जाएगी। सो सी इज द करेक्ट वन. In the next question, question number 11, the radius of curvature of a curved surface of a plano convex lens is 20 centimeter. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, तो हमें बताना है। तो देखो ये रिलेशन होता है तुम्हारा लेंसमेकर फॉर्मूला से आता है 1/f इज इक्वल्स टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पे n जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग होता है। तो यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया यहाँ से प्लेन और ये रहा कॉन्वेक्स। तो R1 जो होगा वो तुम्हारा कॉन्वेक्स का जाएगा और R2 जो है वो प्लेन का जाएगा। अब प्लेन मिरर के लिए जो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ जो हो गया दैट गोज टू 0, 1/r1 इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ हैगी वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो दैट मीन्स कि द होल सिस्टम विल बिहेव एज अ कॉन्वेक्स लेंस इररिस्पेक्टिव कि मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ। तो यहाँ पे बोला एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट दैट लाई ऑन इट्स कर्व्ड साइड, एक्ट एज अ कॉन्केव लेंस for the object that lie on its curved side, act as a convex lens irrespective of the side on which the object lies, that's the correct one. Act as a concave lens irrespective, नहीं, क्योंकि फोकल लेंथ ग्रेटर देन 0 आई है तो ये कॉन्वेक्स की तरह ही बिहेव करेगा चाहे ऑब्जेक्ट को मैं कहीं पे भी रख दूं, बिकॉज ये f डिपेंड करिए R1 और R2 की पोजीशन पे। प्लेनो कॉन्केव बोला है तो R1 R2 फिक्स्ड है, इट बिहेव एज अ कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस ओनली। Next question है, a student measures the focal length of a convex lens by putting an object pin at a distance u from the lens and measuring the distance v. तो उसने convex lens के लिए करा है। जब हम convex lens की बात करते हैं तो u इधर आता है और v इधर जाता है, that is u is negative and v is positive.
तो u अगर तुम्हारा ऑन एक्स एक्सिस है और v वाई एक्सिस पर है तो ये ग्राफ पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया क्योंकि u नेगेटिव है, तो हमें इन दोनों पे तो बात ही नहीं करनी है। अब नेक्स्ट पूछे कि ग्राफ क्या होगा, सिंस ये 1/f इज इक्वल टू 1/u 1/v वाला रिलेशन है तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती, इट इज ऑप्शन ए। और ये जो है वो तुम्हारे ग्रुप बी की जो तुम प्रैक्टिकल्स करते हो उसका भी एक ग्राफ है जो तुम बनाओगे। सो इट्स फ्रॉम दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोला है कि एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 हाफ्स along x dash o x में और y o y dash में as shown in the figure. F dash and f double dash be the focal length of complete lengths of which of each half in case 1 and of each half in case 2 respectively. Okay, तो f जो फोकल लेंथ है वो पूरी की है, फिर जब इसको काटा गया एक्स ओ एक्स डैश में तो ऊपर वाले का एफ डैश और नीचे वाले का भी एफ डैश है, और जब ऐसे काटा गया तो इस आधे का है एफ डबल डैश और इस आधे का है एफ डबल डैश। तो ध्यान से समझो कि जब हम एक लेंस को ऐसे काट रहे हैं, मतलब ये वृत्त सेम है, तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, तो एफ डैश जो है वो एफ के ही बराबर रहेगा। बट अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली ना कट करके वर्टिकली करें तो ये वृत्त कम हो गई। वृत्त कम होने की वजह से जो फोकल लेंथ है वो तुम्हारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो तुम्हारा एफ डबल डैश होगा दैट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ योर ओरिजिनल फोकल लेंथ। जितना थिन होता जाता है फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा होती जाती है, ध्यान रखना। सो डी इज द करेक्ट वन। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस of a prism emerges from the other side normally. Okay, एक ray of light है इंसिडेंट हुई है एंगल थीटा पे, रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ अ प्रिज्म इमर्जेस फ्रॉम द अदर फेस नॉर्मली। तो नॉर्मली निकली है तो एंगल ऑफ इमर्जेंट इज 0 डिग्री, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मल से तुम एंगल देखते हो, नॉर्मली जा रहा है तो 0 डिग्री हो जाएगा। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 5 डिग्री, ए गिवन है, एंड द प्रिज्म इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखो 5 डिग्री है, दैट इज यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल प्रिज्म की बात करी गई है, और स्मॉल प्रिज्म में तुम्हारा रिलेशन होता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज इक्वल्स टू ए एंगल ऑफ प्रिज्म इंटू n-1। ये स्मॉल प्रिज्म की कंडीशन है, एंड 5 डिग्री स्मॉल में हम ले लेंगे तो यू आर 5 एंड n इज 1.5 माइनस 1, तो 1.5 माइनस 1 इज 0.5, 0.5 इंटू 5 इज 2.5। तो ये डेल्टा आ चुका है। हमें क्या पूछा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा। एंगल ई 0 है ही, तो एंगल आई सीधा ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। ए इज 5 एंड डेल्टा इज 2.5, तो द टोटल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 7.5 डिग्री। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नॉर्मली से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है, बाकी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट इज अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल्ड प्रिज्म पे। यहाँ पे गिवन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये गिवन है, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगर ये यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है, एंड एज पर द ज्योमेट्री अगर हम देखें ये 90 डिग्री है तो ये 45, ये भी 45 होगा, एंड जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जाएगा नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। सो साइन ऑफ एंगल आई, अगर हम इसको आई सी बोलते हैं तो ये 1/n के इक्वल होगा, एंड योर n इज इक्वल्स टू 1/sin आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री एंड sin 45 इज 1/√2। तो तुम्हारा n इज इक्वल्स टू 1 में sin 45 डिग्री और 45 इज 1/√2, तो n हो गया तुम्हारे पास √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा हुआ तो तुम्हारा साइन आई जो इंसिडेंस एंगल है उससे कम हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर n छोटा होता है तो IC बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो 45 डिग्री है उससे ज़्यादा चला जाएगा और इंटरनली रिफ्लेक्ट ना होके बाहर जाएगा।
ये एनालॉजी क्या है कि हमारे पास जो 45 डिग्री एंगल था उसके ऊपर हमने एक फिक्स कर लिया एन की वैल्यू। अब उससे अगर एन की वैल्यू छोटी हुई तो आईसी बढ़ जाएगा, ठीक है, और आईसी बढ़ जाएगा तो वो इंटरनल रिफ्लेक्ट ना होकर के सीधा रिफ्रैक्ट होगा। और अगर एन की वैल्यू बड़ी होती है तो आईसी छोटा हो जाएगा, तो आईसी इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होने की वजह से वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देगा। सो ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए तुम्हारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है, तो आईसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आईसी की वैल्यू कम होने की वजह से वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट रेड जो है उसके लिए 1.39 है, तो वो बाहर जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं नॉट सेपरेटेड द थ्री कलर्स एट ऑल, सेपरेट द रेड कलर पार्ट कर देगा ग्रीन एंड ब्लू से, ब्लू कलर पार्ट नहीं कर पाएगा, उस तीनों को भी नहीं कर पाएगा। सो इट कैन सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, ठीक है। सो दिस इज अगेन TIR और प्रिज्म के ऊपर ये वाले जो क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। So in the next question you have a thin prism having refractive index of 10 degree, thin prism की बात है ना, is made of glass of refractive index 1.42. The prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. So the refractive angle of second prism क्या होगा? देखो deviation नहीं है, that means first और second से same जा रहा है, that means delta 1 और delta 2 दोनों के लिए same है। सेकेंड से डेविएशन नहीं हुआ तो मतलब सीधा पैरेलल चला गया। और फॉर द स्मॉल प्रिज्म के लिए डेल्टा इक्वल होता है एंगुलर प्रिज्म इंटू n-1 के, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसको 2 कर इसको। सो तुम्हारा λ1 λ2 के बराबर होगा, दैट मीन्स A1 n1 minus 1 is equals to A2 n2 minus 1 की इक्वल होगा। सो तुम्हारा पहले का है 10 डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.42, 1.42 माइनस 1 इज 0.42, इसका एंगल निकालना है और इसका 1.7 है, 1 माइनस 1.7, 1.7 माइनस 1 इज 0.7। नाउ 10 100, 0 से ये 0 कैंसिल है, 0 से 0 कैंसिल, 7 1 6 जा, तो ए जो है वो है 6 डिग्री। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज अ बायो कॉन्केव लेंस ऑफ पावर P, बायो कॉन्केव लेंस है पावर P का, वर्टिकली स्प्लिट्स इनटू 2 प्लेनो कॉन्केव लेंस, ऐसे उसको स्प्लिट कर दिया। द पावर ऑफ ईच पार्ट, देखो मैंने ऐसे बताया जब ऐसे स्प्लिट होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो अगर इनिशियल इसका फोकल लेंथ f था, जैसे पावर P था, तो अब इसका फोकल लेंथ हो गया 2f, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ f, तो पावर इज 1/2f, 1/f इसका इनिशियल पावर था, तो नया P डैश आपके पास क्या निकल कर आया, ओरिजिनल P/2, तो P इज द करेक्ट वन। Next is a bioconcave lens of glass having refractive index of 1.47 is immersed in a liquid. It becomes invisible and behave as a plain glass. देखो अगर कोई भी मटेरियल को किसी दूसरे मीडियम में डाला और उसमें वो इनविजिबल हो गया, दैट मीन्स दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया कि लाइट एक से दूसरी तक रिफ्रैक्ट ही नहीं हो रही है, रिफ्रैक्ट नहीं हो रही, तो वो चीज़ हमें विजिबल नहीं है, इनविजिबल हो गया, दैट मीन्स बोथ हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अगर बायोकॉन्केव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है तो मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड भी 1.47 होगा, सॉरी 42 नहीं 1.47 ही होगा, ध्यान रखना है, ये 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज फॉर अ ग्लास प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ, मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम डेविएशन भी कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है रेड कलर का, तो डेविएशन भी उसका कम होगा। Next is if the focal length of objective lens is increased, then magnifying power of, देखो जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसमें इट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉर टेलीस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगी तो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा, बट माइक्रोस्कोप के लिए ये चीज़ कम होती है, मतलब माइक्रोस्कोप के लिए आईपीस की फोकल लेंथ मैटर करती है।
सो अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की तो डिक्रीज हो जाएगी बट टेलीस्कोप की विल इंक्रीज. Next is 4 lenses of focal length plus minus 15 centimeter plus minus 150 centimeter are available for making a telescope. To produce the largest magnification, द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस शुड बी. देखो टेलीस्कोप के लिए जो फोकल लेंथ होती जो आईपीस होता है वो छोटा होता है और ऑब्जेक्ट वाला जो है वो बड़ा होता है. तो 15 और 150 में से 15 वाला अप्रोप्रिएट होगा. अब प्लस और माइनस की बात करी जा रही है तो टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो दोनों के लिए कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं एंड कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव तो इट वुड बी प्लस 15 सेंटीमीटर. ठीक है, इट्स ऑल कंसेप्ट बेस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग है ये सारी. नेक्स्ट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9. When it is adjusted for parallel rays के लिए the distance between the objective and eyepiece is 20 centimeter. अगर parallel rays आ रही है तो इमेज जो बन रही होगी वो फोकस पर बन रही होगी तो दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस है वो दोनों की फोकल लेंथ का सम होगा. तो वैसे तो सारे ऑप्शंस में वो 20 ही दे रखा है बट मैग्नीफाइंग पावर 9 है तो ये जो इसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है वो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अपॉन आईपीस की होती है and that comes out to be 18,2 because 18/2 is 9. So D is the appropriate option. Next is the focal length of objective of a compound microscope is. बड़ी होती है आईपीस से, नहीं सॉरी टेलीस्कोप के लिए बड़ी होती है, माइक्रोस्कोप बोला है तो माइक्रोस्कोप के लिए छोटी होगी, लेसर होगी देन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. ठीक है. नेक्स्ट इज लार्जर अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इन द टेलीस्कोप जो है वो हायर रिजॉल्विंग पावर देता है कि उसको आप इजीली इमेज को देख सको. दैट इंक्रीजेज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. डिक्रीजेज द ब्राइटनेस ऑफ इमेज, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इंक्रीजेज साइज ऑफ द इमेज, नहीं रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज हो जाती है कि हाउ माइन्यूटली यू कैन रिजॉल्व द 2 डिस्टिंक्टिव पार्टिकल्स या 2 डिस्टिंक्टिव इमेज, मतलब जो पास जो इमेज है उसको कैसे एक दूसरे से अलग कर सकते हो. दैट इज द रिजॉल्विंग पावर जो इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो दिस इज मच फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ लॉन्ग आंसर्स या असर्शन, रीजन एंड केस बेस ये सब देखेंगे ऑन ऑप्टिक्स ओनली बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़.